नमस्कार, ब्लॉग एंजिल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण। आज का वीडियो हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर डिस्कशन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो टाइप की होती हैं, एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, दूसरी जो अरब सागर की ओर अपना जल गिराती हैं, अपना मुहाना अरब सागर की ओर बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो कहां से निकलती हैं, उनका कुछ का उद्गम स्थान तो जो हमने डिस्कस किया पश्चिमी घाट पर्वत से है। पश्चिमी घाट पर्वत से कुछ नदियां निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कुछ नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ये ग्रीन कलर का छोटा नागपुर पठार है, वहां से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी की साइड में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें और जो हिमालय की नदियां हैं, जो ऊपर उत्तर में हिमालय है भारत के, उनकी नदियों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये बहुत पुरानी नदियां हैं, बहुत ही पुरानी नदियां हैं। हिमालय की नदियां ये उम्र में नई हैं और आज भी अपने उद्गम स्थान को काटकर गार्ज का निर्माण, मतलब समुद्र तल को प्राप्त करने के लिए आज भी अनवरत कोशिश करती जा रही हैं, है ना। नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम सिर्फ यही है कि तब तक अपने उद्गम स्थान को, अपने रास्ते में आने वाली चीजों को कट करना, पर्वतों को, पहाड़ों को कट करना, जब तक कि समुद्र तल को प्राप्त न कर लें। समुद्र तल पे आने के बाद वो नदियां कट करना बंद कर देती हैं, उनका कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, वो नदियां बूढ़ी हो जाती हैं, है ना। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन्हें ये बूढ़ी हो चुकी हैं, इनका कार्यकाल, इनका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये नदियां केवल अपनी द्वारा बनाई गई घाटी में, अपने द्वारा बनाए गए रास्तों में ही फ्लो करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की उत्पत्ति के कई वर्ष बाद हुई है ना। दोनों में अंतर समझिएगा। जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनके उत्पत्ति के कई स्रोत हैं। जैसे भाई अगर लिया जाए तो वृहद हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। तो जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो चोटियां, उनमें से कई चोटियां ऐसी हैं कि जो एक वायुमंडल में एक हिमरेखा बनी हुई है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल में कई समताप मंडल, क्षोभ मंडल करके कई लेयर बनी हुई हैं, है ना। उनको भी डिस्कशन करेंगे, उनका भी समय आएगा। कई लेयर बने हुए हैं। जब सबसे टॉप पे जाते हैं तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद ठंडी बढ़ती रहती है। देखिए, ये अगर मान लीजिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई है और यहां से क्षोभ मंडल स्टार्ट हो रहा है, एक लेयर बना हुआ है, एक लेयर तक क्षोभ मंडल है, ठीक है। उस क्षोभ मंडल में अगर पहाड़ को माना जाए, अगर हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां हैं तो कुछ पर्वत श्रेणियां हिमालय की और ऊंचाई पर हैं, है ना। हमने डिस्कस किया हुआ है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में। कौन कौन सी हैं? धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, है ना। ये सब मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब चोटियां हैं जो काफी ऊंची हैं। इन सब की चोटियों की ऊंचाई, इनकी अगर सबकी कैलकुलेट करें तो 4400 मीटर से ऊपर की ही सारी चोटियां हैं। और 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये अगर क्षोभ मंडल कहा जाए, इसे अगर क्षोभ मंडल मानते हैं तो ये लेयर अगर हम मानते हैं हिमरेखा एक कह दीजिए। हिमरेखा एक किसे कहते हैं? कि जिसके ऊपर की चोटियां, जिसके ऊपर केवल बर्फ ही मिलेगी, जिसके ऊपर अगर कोई भी चीज जाए तो, जैसे अगर मान लीजिए हम इस रेखा के ऊपर पानी भी लेके जाते हैं तो वो बर्फ बन जाएगा, कोई भी चीज हो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस रेखा के ऊपर जितनी भी चोटियां पाई जाती हैं वो वर्ष भर हिमाच्छादित होती हैं। और ऐसी हिमाच्छादित, छोटी मोटी हिमाच्छादन नहीं होता उनका, सदियों से ये हिमनद, ये ग्लेशियर, ये चोटियां हिमाच्छादित है। तो इनमें बर्फ की बड़ी बड़ी लेयरें बन गई हैं। इतनी मोटी 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की मोटी लेयरें बन गई हैं। इन लेयरों को ग्लेशियर बोला गया। पूरे बर्फ की ही चट्टानें हैं। तो ये ग्लेशियर पिघल कर जो रास्ते में गिर रही हैं, इन रास्तों नदियां बना ली हैं। नदियों का उद्गम का स्रोत हो गया है। यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों का स्रोत बन गए हैं।
और ये ग्लेशियर अनवरत चलते आ रहे हैं और हमेशा बर्फ से आच्छादित होने की वजह से इन नदियों का जल का स्रोत, तो इनके स्रोत, इन हिमालय से गिरने वाली नदियों का सबसे बड़ा स्रोत है ग्लेशियर। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है कि ये जब नदियां हिमालय से निकलने के बाद जब उत्तरी भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं, तो उत्तरी भारत के मैदान में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवन मानसून इधर इंटर करता है, तो इस एरिया में बारिश भी करता है। इस एरिया में जब बारिश करता है तो इन नदियों का जल भराव बारिश की वजह से भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो इन नदियों के दो स्रोत हैं, इन नदियों के दो स्रोत हैं, एक तो ग्लेशियर, दूसरा वर्षा का जल जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और इन नदियों का हिमनद से कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनका हिमनद से कोई लेना देना नहीं है। इनका जल का स्रोत, इन नदियों का जल का स्रोत जो है वो केवल और केवल वर्षा जल पर निर्भर होता है। कैसे? वर्षा हुई, इधर से आने वाली मानसून पवनें सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बारिश करती हैं। मालाबार तट पर बारिश करने के बाद जब ये मानसून आगे बढ़ता है तो जहां जहां ये बारिश करता है, एक्सेप्ट पुणे वृष्ट छाया प्रदेश पड़ जाता है। पुणे वृष्ट छाया प्रदेश क्या होता है कि जब कोई मानसून आगे की ओर बढ़ता है और किसी चट्टान से टकराता है, तो चट्टान से टकराने के बाद ये पूरी बारिश उसी चट्टान की जिस साइड टकराता है उसी साइड कर देता है और बाकी मानसून ऊपर उड़ जाता है। तो जो इस पर्वत के पास ही स्थित होता है जो भी क्षेत्र, वो वृष्ट छाया प्रदेश का रहता है, क्योंकि वो क्षेत्र वर्षा विहीन होता है ना। जैसे मुंबई का विदर्भ क्षेत्र है ना, वो वर्ष भर सूखा रहता है, वहां पे वो वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है ना। पुणे में भी बारिश बहुत कम है, बहुत कम संभावना है बारिश होने की, ठीक है। तो उसी टाइप से ये नदियां वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। जैसे ही बारिश होती है, इन नदियां प्रायद्वीपीय भारत के दरारों में भर जाती है और दरारों में भर के धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और इन नदियों का जल का स्रोत बना रहता है, ठीक है। 2 पॉइंट हुआ, क्लियर हुआ, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना। आगे बढ़ते हैं तो और जानकारी के लिए जानते हैं कि हमने डिस्कस किया कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए ये अपना रास्ता बदल नहीं पाती हैं, रास्ता अपना नहीं बदलती हैं, बल्कि हिमालय से निकलने वाली नदियां आज भी अपना रास्ता बदलती हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, यहां से कोसी नदी निकलती है, नेपाल से निकलती है और यहां बहती रहती है। कुछ कभी कभी इसका फ्लो चेंज हो जाता है तो अचानक से इधर की ओर टर्न हो जाती है। यही रीजन है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां पे सूखा पड़ा रहता है, अचानक से वहां रातों रात बाढ़ आ जाती है और पब्लिक समझ भी नहीं पाती है। यही रीजन है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जैसे ही जल भराव ज्यादा हुआ तो विसर्पण के दौरान जिधर उनको ढाल ज्यादा मिला, है ना, जिधर हल्का सा ढाल ज्यादा मिला वो उधर प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। तो गांव का गांव डूब जाता है। तो ये कोसी नदी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन ये नदियां अपनी ही द्वारा बनाई गई घाटियों में ही प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने के बाद विसर्पण करती हैं। विसर्पण करने का मतलब हुआ कि जहां पे ढाल मिला वहीं पे होली। विसर्पण करने का मतलब कि सांप के आकार में बहती हुई, जैसे गंगा नदी को ही ले लीजिए, गंगा नदी भी कई हिमनद से निकलने की बात कैसे करती है, इस टाइप से फ्लो होती है ना, इस टाइप से फ्लो होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी घाटियों में ही बहती रहती हैं, ना तो रास्ता बदलती हैं ना ही विसर्पण करती हैं। और ये नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां विसर्पण करती हैं मतलब जिधर ढाल हुआ उधर होली, अगर वापस ढाल इधर हो गया तो इधर होली, है ना। तो इनका जो है विसर्पण चलता रहता है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों की खास बात क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी अगर गंगा नदी की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों की लंबाई बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, यहां पे अगर हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, सिंधु नदी को अगर लिया जाए तो सिंधु नदी की भी लंबाई पर्याप्त है। यहां उसका उद्गम स्थान है
और सोर्स पूरा घूम के आता है पाकिस्तान की साइड में। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से घूम के आती है पूरा, तब बंगाल की खाड़ी को प्राप्त करती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तर भारत के मैदान में बहती हुई तब आती है बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई जो है हमारी 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उत्तर भारत की मैदान हिमालयी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर, है ना। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहां पे देख रहे हैं, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की लंबाई है, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, है ना। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई बहुत ज्यादा है। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल था। उनका उद्गम स्थान काफी दूर है, बल्कि उनका गंतव्य स्थान मतलब समुद्र के उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक का जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। और यहां पे अगर देखते हैं तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है, गोदावरी नदी की लंबाई उसके उद्गम से लेके सोर्स तक, उद्गम जो उसका उद्गम स्थान है वहां से लेके जहां अपना मुहाना बनाती है, उसकी लेंथ उत्तर भारत के गंगा की अपेक्षा कम है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अपेक्षा कम है। इनकी सारी नदियां देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की, यहां से निकली यहां गिर गई, यहां से निकली बंगाल खाड़ी में गिर गई, यहां से निकली बंगाल की खाड़ी में गिर गई। महानदी यहां से निकली, ब्राह्मणी यहां से गिर गई, महानदी यहां से निकली यहां गिर गई, गोदावरी यहां से निकली यहां गिर गई। सबसे लंबी नदी यही है। जब यही इसी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, 1465 किलोमीटर लंबी है, तो बाकी सब तो इससे छोटी ही है ना। ये था कुछ अंतर हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर चट्टानों के बीच से होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्होंने अब चट्टानों को काट काट कर समुद्र तल को प्राप्त कर लिया है। अब उस नाली में ही, अपनी घाटी में ही, नाली कह दीजिए या घाटी कह दीजिए, उसी में प्रवाहित होती हैं। अदर रूट नहीं बदल पाती हैं, है ना। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो यहां मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ब्लू कलर से नदियां बनाई है। ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो यहां से आती है हुगली बन जाती है। हुगली नदी में दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी को काउंट करेंगे, दामोदर। फिर उससे नीचे आने पर ये स्वर्ण रेखा, एरो मार्क करके लिखा हुआ है सब कुछ, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, यहां पे एरो मार्क करके लिखा हुआ है, महानदी, गोदावरी यहां से निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम बताइए। 4 एग्जाम्पल दे देगा, वैतरणी, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी। इनमें से क्रम बताइए, कौन सी पहले गिरती है, कौन सी बाद में, कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे, कौन उत्तर दक्षिण का क्रम पूछ लेता है। तो जरूर याद रखेंगे, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई, पेन्नार, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। ये इसका क्रम है। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्रम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्रम। 4 नदियों को दे देगा, 5 नदियों को बोल मैचिंग करने के लिए दे देगा कि कौन सा अरब सागर में जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, कौन सा अरब सागर में जल गिराती है। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन दे देगा, तो याद होना चाहिए हमें। आइए देखते हैं दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा की ही एक शाखा है जो हिमालय से निकलती है। गंगा की एक शाखा है हुगली नदी जो कलकत्ता में प्रवाहित होती है, और दामोदर नदी से मिलने के बाद हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दामोदर नदी कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी 3 नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये नदी है, ये नदी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का भी ध्यान रखेंगे। वैतरणी नदी के बारे में अगर ध्यान दें तो वैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार के नीचे उड़ीसा के क्योंझल पठार से निकलती है। क्योंझल पठार नोट करते जाएंगे। उड़ीसा के वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझल पठार से, यहां पे लिख देता हूं, उड़ीसा के
क्योंझल पठार, क्योंझल पठार से निकलती है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड का एक देश, छोटा सा राज्य है झारखंड, उसकी एक सिटी है जमशेदपुर। जमशेदपुर इसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है झारखंड का सिटी जमशेदपुर। ठीक है, वो नोट कर लेंगे। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में खास बात जान लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की बड़ी फेमस नदी है, लेकिन फैक्ट्री और केमिकल का उत्पादन झारखंड में इतना ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि इन नदियों, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी में ही ज्यादातर इसी के आसपास सारी केमिकल फैक्ट्रियां बसी हुई हैं और इसी में अपना जल गिराती हैं, अपना कचरा गिरा देती हैं। तो आज की डेट में ये स्वर्ण रेखा नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि इसमें जीव जंतु, मछलियां, केकड़े, कई टाइप के जो भी जीव जंतु होते हैं उनका नामो निशान मिट गया है। वो इस स्वर्ण रेखा नदी में नहीं पाए जाते हैं। इसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है। जैविक मरुस्थल क्या होता है? जैविक मरुस्थल होता है जहां पे जीवों का अंश भी ना मिले। तो केमिकल इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि पूरी नदी, स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषित हो चुकी है। वहां पे किसी भी जीव का नाम मात्र नहीं पाया जाता। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे झारखंड का फेमस सिटी जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दामोदर और स्वर्ण रेखा दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से। नोट कर लीजिएगा इसे, छोटा नागपुर पठार से, नागपुर पठार। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। महानदी की बात करें तो महानदी छोटा नागपुर पठार के नीचे और दंडकारण्य पठार के ऊपर से महानदी निकलती है। महानदी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ की पठारी भाग से निकलती है और छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो कटोरा नुमा, बेसिन नुमा आकृति बन जाती है और थाली नुमा जो आकृति बनती है, बेसिन नुमा आकृति, उसे महानदी बेसिन बोलते हैं। महानदी बेसिन कहां पे है? महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ में। और इसी एरिया की वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और जो है उड़ीसा में कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। यहां कटक है, कटक के पास अपना मुहाना बनाती है। इसकी एक सहायक नदी है, बड़ी फेमस है, उसका नाम है हसदो, सॉरी इसमें बना दिया, कटक यहां पे नहीं, ये तो ब्राह्मणी नदी है ना। कटक के पास अपना मुहाना बनाती है, यहां पे कटक है। और इसकी एक सहायक नदी है हसदो, नाम याद रखेंगे, हसदो इसकी महानदी की सहायक नदी है। हसदो नदी महानदी की एक सहायक नदी है। हसदो इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नीचे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत में, यहां पे नासिक है, नासिक के पास त्रयंबक चोटी, नासिक के पास त्रयंबक चोटी, एक बार फिर से लिख देता हूं, त्रयंबक। गोदावरी नदी जो है, महानदी हमने देख लिया, गोदावरी नदी जो है नासिक के पास कौन सी चोटी से निकलती है? त्रयंबक चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का एक सिटी है राजमुंदरी, यहां पे लिख लीजिए, राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी? गोदावरी नदी राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश की सिटी राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी को साउथ इंडिया की
इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गंगा? बूढ़ी गंगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को, ये जो गोदावरी नदी है इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में, गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में। गोदावरी की सहायक नदियां देखिए, जितने मैंने मार्क बनाए हुए हैं ये सहायक नदियां हैं रेड कलर से। गोदावरी की सहायक नदियां, एक नदी इस साइड से आके मिलती है दाहिनी साइड से, तो इनका डायरेक्शन नदियों का सबका यही है। बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिरा रही हैं वो इसी टाइप से इनका डायरेक्शन है सबका। सारी नदियों का डायरेक्शन यही है ना, जो भी नदियां हैं। ठीक है, जो भी नदियां हैं यही है, इनका डायरेक्शन यही है। एक नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है वो राइट साइड से, मतलब दाहिनी ओर से आकर मिलती है। एक ही नदी है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है। इसका नाम जरूर याद रखेंगे, इसका मंजीरा है ना। मंजीरा गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से आकर गोदावरी नदी में मिलती है, दाहिनी ओर से आकर गोदावरी नदी में मिलती है। और गोदावरी की सहायक नदियों का नाम लिख लीजिए, गोदावरी की सहायक नदियों का नाम और नोट कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। देखिए गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा। कौन कौन सी? प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा। और हैं, और भी कई नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है। और कौन सी है? और एक नदी छूट रही है, इंद्रावती, और मंजीरा तो हमने पढ़ ही लिया। मंजीरा एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से आकर मिलती है, बाकी सारी नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं। ये इनकी सहायक नदियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम याद रखेंगे इनकी सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां। ठीक है, ये है गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की। नदियां याद कर लेंगे, 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। ठीक है, ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। अगली नदी देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत की जो चोटियां डिस्कस करी हुई थी, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा, ये दोनों डेल्टा आपस में मिल जाते हैं एक टाइम पर। आंध्र प्रदेश में इन दोनों का डेल्टाई क्षेत्र थोड़ा इतना बड़ा है कि ये दोनों का डेल्टाई क्षेत्र आपस में मिल जाता है। देखिए यहां पे है ना, इन दोनों का डेल्टा आपस में, कृष्णा नदी का और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल जाता है। ठीक है, एक चीज और गोदावरी नदी में छूट रहा है, गोदावरी नदी की सबसे पूर्वी नदी है, सहायक नदी है इंद्रावती, सबसे पूर्वी नदी। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी है इंद्रावती, सबसे पूर्वी नदी है। और वेनगंगा की बात करें तो वेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी वेनगंगा है। ठीक है, सबसे लंबी नदी, सहायक नदी गोदावरी की कौन सी है? वेनगंगा है। ये नोट कर लीजिएगा, कुछ फैक्ट छूट गए थे। कृष्णा नदी की बात कर रहे थे हम। कृष्णा नदी में, कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, कृष्णा नदी के बारे में बात कर रहे थे। कृष्णा नदी की सहायक नदी है एक तुंगभद्रा,
तुंगभद्रा बताया मैंने, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो इनकी सहायक नदियों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, है ना। घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, है ना, है ना। और एक नदी और छूट रही है, मूसी नदी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है मूसी नदी। मूसी नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और मूसी नदी की खास बात क्या है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो थी पहले हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नोट कर लेंगे, मूसी नदी के तट पर कौन सा सिटी बसा हुआ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद सिटी मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और सबसे लंबी तुंगभद्रा, सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है। और खास बात क्या है तुंगभद्रा की कि तुंगभद्रा ही एक ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से बह के आती है, साउथ की ओर से बह के आती है और इसमें मिल जाती है कृष्णा नदी में। और खास बात क्या है कि ये उद्गम स्थान से ही दो पार्ट में उद्गम होती है, तुंग और भद्रा। ये तुंग है और नीचे भद्रा। तुंग और भद्रा दो नदियों में निकलती है और तुंगभद्रा आपस में मिल जाती है, तुंगभद्रा नदी बनाती है और तुंगभद्रा नदी आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ये इसकी नदियां हैं, इनको नोट कर लेंगे। अगली कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी से पहले हम पेन्नार नदी के बारे में देख लेते हैं। पेन्नार नदी यहां सीरीज हो गया था, मैंने अभी बना दिया है। पेन्नार नदी के बारे में देख लेते हैं। पेन्नार नदी भी अपना इंपॉर्टेंस रखती है। पेन्नार नदी दो राज्यों में बहती है। नहीं, पेन्नार नदी एक ही राज्य में बहती है, तमिलनाडु कर्नाटक के पास। कोलार, कर्नाटक के पास अगर ध्यान दे तो कोलार की खान है जहां सोना उत्पादन होता है। कर्नाटक के पास से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कर्नाटक के पास, नहीं क्लियर है, दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। तो कर्नाटक के पास एक नंदी पहाड़ी है ना, नंदी पहाड़ी से निकलती है। नंदी पहाड़ी से पेन्नार नदी और दो राज्यों में बहती है, कोलार की खान से की बगल से बहती हुई तमिलनाडु के पास निकलती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तमिलनाडु से निकलती हुई। अब देखिए पेन्नार नदी की खास बात क्या है कि पेन्नार की सहायक नदियां जो है इनके बारे में भी जान लेते हैं। पेन्नार की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पेन्नार की सहायक नदियों के नाम भी थोड़े से अजीब हैं, इनको भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इनका हम दो टाइप में पढ़ लेते हैं कि लेफ्ट की साइड से आकर मिलने वाली नदियां और राइट की साइड से आकर मिलने वाली नदियां। बड़ा स्पेस छोटा था, छोटी सी नदी है पेन्नार नदी। तो लेफ्ट की साइड से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जयामंगली, जयामंगली जो बाएं साइड से आकर मिलती है, जयामंगली। फिर उसके बाद कंदेरू, जयामंगली, कंदेरू, सागिलेरू। जयामंगली, कंदेरू, सागिलेरू, ये बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं, जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। बाएं तरफ दाहिना तरफ कैसे डिसाइड होता है? अगर किसी नदी का मुहाना इस साइड है तो ये नदी का फ्लो हुआ तो ऊपर की ओर से जो भी नदियां आएंगी ये बाएं साइड से हुई और नीचे की ओर से जो भी नदियां आएंगी वो दाहिनी साइड, राइट ट्रिब्यूटरी कही जाती हैं। दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली नदियां, दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली नदियों में चित्रावटी, पापाग्नि, चित्रावटी, पापाग्नि
और चेरू। चेरू, ठीक है। राइट साइड से आकर मिलने वाली चित्रावटी, पापाग्नि, चेरू। लेफ्ट साइड से मिलने वाली जयामंगली, कंदेरू और सागिलेरू। बाएं साइड से आकर मिलने वाली जयामंगली, कंदेरू, सागिलेरू। राइट साइड से आकर मिलने वाली चित्रावटी, पापाग्नि और चेरू, ठीक है। ये नदियां हैं कुछ जो इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी की सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इनका नाम लेता है सागिलेरू कौन सी नदी है और किसकी सहायक नदी है। राइट साइड से आकर मिलती है या लेफ्ट साइड से आकर मिलती है पेन्नार नदी में, है ना। तो ये याद होना चाहिए। इनकी सहायक नदियां, जितनी भी नदियां हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी सहायक नदियों के बारे में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट साइड से जयामंगली, कंदेरू, सागिलेरू। राइट साइड से चित्रावटी, पापाग्नि और चेरू। अगला देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रवाहित होने वाली, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है और इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसे? कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और यह निकलती कहां से है? पश्चिमी घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। और इसका जल क्षेत्र, इसका जल ग्रहण 4 क्षेत्रों में है, 4 राज्यों में। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल भी है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु 4 राज्य क्षेत्र हैं जिनको ये कवर करती है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब देखिए, कावेरी जल का विवाद आए दिन इन राज्यों के बीच होता रहता है। इनको समझौते के तहत, किसी न किसी समझौते के तहत वो कर लिया जाता है, क्योंकि जो भी राज्य इनमें इस नदी में बांध बनाने की कोशिश करते हैं, हर अगला राज्य इस पे ऑब्जेक्शन कर देता है। कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद अक्सर न्यूज में चर्चा में रहता है। कावेरी जल विवाद, यही रीजन है कि ये 4 राज्यों से नदी ये होकर बहती है। तो जो राज्य इसमें कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, अगला राज्य इस पे ऑब्जेक्शन कर देता है। कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये गंगा जो है दक्षिण भारत की गंगा, ये बड़ी पूजनीय है कावेरी नदी। इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनका नाम भी बड़ी देवियों के नाम, देवियों टाइप का है। आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियों का नाम भी जो है ऐसा है जैसे किसी देवियों का नाम हो, है ना। इनका नाम देख लेते हैं। अर्कावती, अर्कावती कावेरी नदियों का नाम। हम सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अर्कावती, सिमसा, अमरावती। नाम इनका जरूर याद रखेंगे। नाम सहायक नदियों का याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम पूछ लिया जाता है ना। नाम हमें याद होना चाहिए। अर्कावती, सिमसा, कौन कौन सी 3 हुई? अर्कावती, सिमसा, अमरावती, हेमवती। अगली है लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ, है ना, ज्यादा झुकना पड़ रहा है। अर्कावती, सिमसा, अमरावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, है ना। काबिनी, यहां पे लिख देता हूं, काबिनी, भवानी, सब माता के नाम पे है ना। अर्कावती, जितनी भी ती वाली चीजें हैं, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इनकी सहायक नदियां, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देवियों के नाम पे जिनका नाम हो, ऑप्शन में देखिए, टिक मार दीजिए। कौन कौन सी हैं? सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, और एक बच रहा है लोक पावनी। याद रखेंगे, लोक पावनी। क्लियर है? इतना ही है। क्लियर हो गया। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इनको नोट कर लीजिएगा और इनको याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके नाम अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर नदी किसकी सहायक नदी है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। और खास बात क्या है कावेरी नदी की? बाकी सबकी नदियों का स्रोत तो वर्षा का जल है, लेकिन इसका जो है वर्षा के जल, इसका भी स्रोत वर्षा का जल ही है, बट इसमें 2 मानसून प्रभाव डालते हैं। एक
जिसे बोलते हैं ऊपरी जल जमाव, इसे बोलते हैं निचली, है ना, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, निचली जल ग्रहण क्षेत्र। उसमें क्या होता है कि ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जो इस साइड से मानसून आता है, केरल के कहां, केरल के तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, केरल का मालाबार तट, मालाबार तट पर टकराता है, और मालाबार तट पर टकराने के बाद जो भी बारिश होती है वो इसका जलग्रहण क्षेत्र हो गया। और इस साइड से आने वाला मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल पर तट पर टकराता है, तब भी बारिश करता है। तो इसके दो जलग्रहण क्षेत्र हो गए, एक इस साइड से आने वाला मानसून वर्षा का रीजन बन जाता है, और एक इस साइड से आने वाला मानसून वर्षा का रीजन बन जाता है, मानसून जो है इसके जल का। तो ये जो है नदी, ये नदी वर्ष भर जल का स्रोत बनाकर प्रवाहित होती रहती है। पानी का लेवल इस नदी में कम नहीं होता है। बाकी नदियां तो गर्मी में इनका पानी सूखने की वजह से हल्का सा स्लो भी हो जाता है, इनका प्रवाह, पानी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि तब इनमें वही जल जो दरारों में भरे हुए हैं, वर्षा का जल जो दरारों में भरा हुआ है, वही रिस के आता है और इनकी जल का स्रोत बना रहता है गर्मियों में। और इसमें गर्मियों में भी, ठंडियों में भी, हर मौसम में कावेरी नदी कभी सूखती नहीं है। कावेरी नदी से बहुत, 4 राज्य बताया ना मैंने, 4 राज्यों का भरण पोषण होता है, 4 राज्यों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा, रिस्पेक्ट के तौर पे दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैगाई नदी, वैगाई नदी जो है तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के पास वरुसनाद पहाड़ी, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, वरुसनाद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पाक की खाड़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे श्रीलंका है, श्रीलंका है, ऊपर की ओर है यहां पे पाक की खाड़ी, और नीचे की ओर है मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखेंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ऊपर की ओर है पाक की खाड़ी, नीचे की ओर है मन्नार की खाड़ी। तो ये वैगाई नदी पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। पाक की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है वैगाई नदी। वैगाई नदी पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और अगली नदी है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। निकलती कहां से है? अगस्त्यामलाई चोटी से। अगस्त्यामलाई चोटी कहां पे है? याद करिए, जब हमने प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ के बारे में पढ़ा था, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में, तो यहां पे 3 चोटियां आई थी, अन्नामलाई, कार्डामम और पालनी। अन्नामलाई और कार्डामम जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर थी, तो कार्डामम पहाड़ी पर एक चोटी है, अगस्त्यामलाई चोटी। कंफ्यूज नहीं होना है, अन्नामलाई चोटी अलग है, अन्नामलाई पहाड़ी अलग है। अन्नामलाई कार्डामम और पालनी। तो कार्डामम में अगस्त्यामलाई चोटी है, कार्डामम पहाड़ी पर अगस्त्यामलाई चोटी है। अगस्त्यामलाई चोटी से ताम्रपाणी नदी निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। वैगाई तमिलनाडु का बड़ा ही फेमस सिटी है मदुरई। बहुत ही पुराना, जैसे बनारस हुआ, काफी पुराना सिटी है लेकिन काफी फेमस है, काफी पूज्य है। उसी टाइप से मदुरई एक सिटी है, वैगाई नदी के तट पर ही बसा है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु का फेमस शहर, प्राचीन शहर मदुरई इसी वैगाई नदी के तट पर बसा हुआ है। ये पूरा हुआ बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, अगली वीडियोस में देख लेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।